हाय दोस्तों, शुरू करने से पहले चेतावनी, आगे स्पॉइलर है। आज मैं आपको ब्लैक मिरर सीजन 4 की एक अद्भुत साइंस फिक्शन सीरीज ब्लैक म्यूजियम समझाने जा रहा हूं। कहीं बीच में अपनी कार चार्ज होने का इंतजार करते हुए नीचे एक इमारत पर आती है जिसका नाम है ब्लैक म्यूजियम, जो सभी असली अपराध विज्ञान संबंधी कलाकृतियों को रखता है। ये सुबह 11 बजे खुलना चाहिए, लेकिन फिर उसके पास संग्रहालय के मालिक रोलो हैंस आते हैं, जो समझाते हैं कि यह जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है और उसे एक दौरा देने की पेशकश करते हैं, क्योंकि वह आज की पहली आगंतुक है। उसकी चीजों की थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद वे म्यूजियम के मुख्य कमरे में आगे बढ़ते हैं। चलते चलते निश बताती है कि वह अपने पिता से मिलने और उनका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आई है, क्योंकि वह पास में ही रहते हैं। पहली चीज जो उन्हें मिलती है वह एक इलेक्ट्रॉनिक हेयर नेट जैसा उपकरण है। पेन उस वस्तु के बारे में कहानी और अपनी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताना शुरू करते हैं। वह न्यूयॉर्क में सेंट जुनिपर विश्वविद्यालय अस्पताल के लिए एक न्यूरोसाइंटिस्ट थे, जो लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, इस शर्त पर कि वे उनके प्रयोगात्मक उपचार के परीक्षण विषय बनने के लिए सहमत हों। हैंस पीटर डॉसन के पास जाते हैं, जिन्होंने अभी अपनी सर्जरी में असफलता पाई थी, एक प्रायोगिक न्यूरोलॉजिकल इम्प्लांट का परीक्षण करने के संबंध में। फिर वह समझाता है कि उसकी टीम ने अभी एक ऐसा उपकरण खोजा है जो एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में जानकारी स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। प्रयोग विफल हो गया, लेकिन जब उसके एक कर्मचारी ने पहले चूहे केनी पर गर्म कॉफी गिराई, तो उन्होंने एक दिलचस्प खोज की। यह यंत्र दूसरे चूहे हेक्टर को भी वैसी ही शारीरिक संवेदना महसूस करने में सक्षम बनाता है जैसी केनी को होती है। हेक्टर को केनी की तरह ही जलन महसूस होगी, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक रिसीवर बनाने में सफलता प्राप्त की, जो मानव शरीर में लागू किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सभी डॉक्टरों को बिना शारीरिक क्षति के अपने मरीजों के दर्द को महसूस करने में सक्षम बनाना है, ताकि वे सही तरीके से मरीजों का इलाज कर सकें। ऑफर में रुचि रखते हुए फिर उपकरण को डॉक्टर की गर्दन पर लगाया जाता है। इसके कारण डॉसन अपने मरीजों के निदान और उपचार में माहिर बन जाता है। वह कई जीवन बचाने में भी सफल होता है। पता चलता है कि इम्प्लांट उसे सुखद अनुभूतियां भी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। डॉसन इस उपकरण का उपयोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स को बेहतर बनाने के लिए करता है, जिससे वह उसके एहसास को महसूस करते हुए पुरुष और महिला दोनों का ऑर्गाज्म एक साथ अनुभव करता है। सब कुछ डॉक्टर के लिए सही चल रहा है, जब तक कि एक रात एक विषाक्त सीनेटर को अस्पताल नहीं लाया जाता। सीनेटर की अचानक मृत्यु हो जाने पर डॉसन जुड़े होते हैं। यह पहली बार है जब वह मृत्यु का अनुभव करते हैं। डॉसन कुछ मिनटों के लिए बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जब वह जागते हैं तो वे पाते हैं कि उनके शरीर में कोई समस्या नहीं है। हालांकि जल्दी ही उसे पता चलता है कि इसका साइड इफेक्ट ये है कि अब वह दर्द को भी आनंद की तरह महसूस करता है। जितना अधिक दर्द उसे होता है, उतना ही अधिक आनंद उसे मिलता है, या लोग इसे मजोचिस्ट कहते हैं। वह सख्त सेक्स की मांग करने लगता है, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड इससे थक जाती है तो वह फिर अस्पताल में मरीजों के पास जाने और दर्द की इच्छा रखने लगता है। एक रात जब एक बुजुर्ग महिला को दिल का दौरा पड़ता है और उसे आपातकालीन कक्ष में लाया जाता है, डॉसन खुद को उसके साथ जोड़ने लगता है और उसके कष्ट का व्यक्तिगत आनंद के लिए इस्तेमाल करता है। वह दूसरे डॉक्टर को इलाज करने से रोकने के लिए समय खरीदने का इरादा रखता है, लेकिन अंततः सुरक्षा कर्मियों को डॉसन को उससे दूर हटाना पड़ता है। अगले दिन वह हैंस से मिलने जाता है, लेकिन वह समझाता है कि वह प्रक्रिया को उलट नहीं सकता, इसलिए डॉक्टर को अस्पताल से हटाना पड़ेगा। एक रात डॉसन पाता है कि खुद को चोट पहुंचाना भी उसे आनंददायक संवेदना ला सकता है। उसकी लत लग जाने पर वह स्वयं को विकृत करना शुरू कर देता है। इससे संतुष्ट न होकर वह एक बेघर व्यक्ति को ड्रिल से यातना देता है और मार डालता है। जब तक पुलिस उसे ढूंढ पाती है, अत्यधिक आनंद की संवेदनाओं ने उसे कोमा में डाल दिया है और उसे अब तक के लिए अस्पताल में रखा गया है। वर्तमान में लौटते हुए हैंस पसीने से लथपथ हैं और निश उन्हें पानी की बोतल पेश करते हैं, क्योंकि म्यूजियम का एसी खराब है। उसके बाद वे उस जगह की सबसे दुखद वस्तुओं में से एक की ओर बढ़ते हैं, जो एक बंदर गुड़िया है, और वह इसके पीछे की कहानी बताना शुरू करता है। जैक और कैरी अपने नए बच्चे के साथ एक खुशहाल जोड़ा है। जब कैरी अपने पति और बेटे का फोटो लेना चाहती है तो अचानक उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है और वह कोमा में चली जाती है। जैक अपनी पत्नी से नियमित रूप से मिलने जाता है, लेकिन वह कभी नहीं जागती। वे एक न्यूरोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके संचार करते हैं, जो कैरी को हाँ या नहीं में जवाब देने की अनुमति देती है। एक दिन
पति एक प्रक्रिया की पेशकश करता है जिससे कैरी की चेतना उसके मस्तिष्क में स्थानांतरित हो जाती है और उसे वह सब देखने और सुनने का मौका मिलता है जो वह करता है। यह जैक को फिर से उससे बात करने में भी सक्षम बनाता है। शुरुआत में वह अनिश्चित होता है जब उसे बताया जाता है कि पहले कैरी को मारना होगा, लेकिन कैरी डिवाइस से जवाब देकर सहमत होती है। वे ऑपरेशन शुरू करते हैं और यह सफल होता है। अब कैरी अपने बड़े बेटे पार्कर की गले लगने की भावना महसूस कर सकती है। हालांकि साझा चेतना जोड़ी पर भारी पड़ने लगती है क्योंकि जैक को निजता की कमी महसूस होती है और कैरी उसकी हरकतों की शिकायत करती रहती है। फिर दंपति हैंस से मिलते हैं जो जैक को अधिक विशेषाधिकार देने का प्रस्ताव करते हैं कि वह कैरी को रोक सकते हैं। देखभाल से थके हुए जैक अपनी पत्नी को हफ्तों तक पॉज पर रखने का निर्णय लेता है, लेकिन यह कदम उसे हर बार चिढ़ा देता है जब वह उसकी चेतना को फिर से सक्रिय करता है, जिससे संबंध और बिगड़ जाता है। फिर जैक एमिली से मिलता है और दोनों डेट करने लगते हैं। कैरी के उनके संबंध में बाधा डालने से नाखुश वे हैंस से मिलते हैं और एमिली उसे कैरी की चेतना को पूरी तरह से उससे बाहर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करती है। चेतना को मिटाने का मतलब कैरी के लिए मौत है, इसलिए हैंस उसे एक बंदर गुड़िया में स्थानांतरित करने का सुझाव देता है जिसमें एक कैमरा होता है जो उनके बेटे पार्कर को दिया जाता है। दुर्भाग्यवश गुड़िया केवल 2 वाक्यांश बोल सकता है, बंदर तुमसे प्यार करता है और बंदर को एक आलिंगन की जरूरत है। कैरी गुस्से में है और बटन को बार बार दबाती रहती है, लेकिन एमिली उसे धमकी देती है कि अगर वह सही से व्यवहार नहीं करती तो उसे पूरी तरह से मिटा देगी। जैसे जैसे पार्कर बड़ा होता है वह आखिरकार उस गुड़िया से उब जाता है और उसे छोड़ देता है जिसमें कैरी फंसी होती है। वर्तमान में हैंस का दावा है कि उसे उस आविष्कार के कारण नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि इसे अमानवीय और अवैध माना गया। वह यह भी प्रकट करता है कि कैरी अभी भी बंदर की गुड़िया के अंदर है क्योंकि उसे हटाना गैरकानूनी है। फिर वे संग्रहालय की मुख्य प्रदर्शनी की ओर बढ़ते हैं, जो क्लेटन ली का एक दुखी होलोग्राम प्रक्षेपण है जिसने डेनिस स्टॉकली नामक एक महिला की हत्या की थी। इसका विचार यह है कि मौत की सजा पाए लोगों की चेतना को स्थानांतरित किया जाए, इसलिए हैंस क्लेटन के पास जाते हैं और उसे मनाते हैं कि वह अधिकारों पर हस्ताक्षर कर दे जो उसे मौत के बाद की चेतना का उपयोग करने की अनुमति देता है। बदले में हत्यारे के परिवार की सहायता के लिए पैसे मिलते हैं। क्लेटन की पत्नी पहले चिंतित होती है, लेकिन वह आश्वासन देते हैं कि जो पैसा उसे मिलेगा वह उनके बच्चों को सहारा देने के लिए पर्याप्त होगा। उसकी फांसी के बाद हैंस क्लेटन को पुनर्जीवित करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन संग्रहालय के अंदर एक होलोग्राम के रूप में वह क्लेटन को एक फांसी प्रदर्शन में रखता है जिसमें आगंतुक एक लीवर खींचकर क्लेटन को चीखने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जैसे कि उसे बिजली का झटका लग रहा हो बिना उसे मारे। आगंतुकों को एक कीचेन स्मारिका भी दी जाएगी जिसमें क्लेटन की चीखती हुई प्रति होगी। यह यातना मशीन संग्रहालय को बड़ी सफलता में बदल चुकी है क्योंकि आमतौर पर यह आगंतुकों से भरा रहता है जो खुश होते हैं बार बार हत्यारे को यातना होते हुए देखकर। हैंस बताते हैं कि प्रत्येक बिजली का झटका 10 सेकंड तक रहता है। अगर यह 15 सेकंड से ज्यादा हो जाता है तो यह होलोग्राम को तोड़ सकता है और इसे मिटा सकता है। समझाते समय हैंस अचानक घुटन महसूस करने लगते हैं और पता चलता है कि उन्हें नीचे ने जहर दे दिया है। उसने संग्रहालय के एयर कंडीशनर को भी खराब कर दिया है ताकि हैंस को प्यास लगे और वह पानी का प्रस्ताव स्वीकार कर ले। आश्चर्यजनक रूप से नीचे खुद को क्लेटन की बेटी बताती है। फिर वह दावा करती है कि उसके पिता वास्तव में निर्दोष हैं और उसके पिता का समर्थन करने के लिए कई कार्य किए गए हैं, लेकिन यह कभी सफल नहीं होता क्योंकि राज्य कभी परवाह नहीं करता। सबसे कम जो प्रदर्शनकारी कर सकते थे वह था सोशल मीडिया पर एक धमकी पोस्ट करना, जिसने संग्रहालय की लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाया और दर्शकों की संख्या को काफी कम कर दिया। इसी कारण से संग्रहालय अब अमीर सैडिस्टों को आकर्षित करता है जो क्लेटन को उसके सीमाओं से अधिक प्रताड़ित करने के लिए अधिक भुगतान करेंगे। उसे एक खाली खोल में बदल देंगे, न मरा हुआ न जिंदा, जब तक कि एक दिन निशा की मां यह देखने नहीं आती कि उनके पति के साथ क्या हुआ है। उदास होकर वह गोली की एक बोतल और वोडका लेती है जिससे उसकी मृत्यु ओवरडोज से हो जाती है। इसके बाद हैंस की मृत्यु हो जाती है और निशा उसके चेतना को क्लेटन के होलोग्राम में स्थानांतरित कर देती है। वह लीवर को अधिकतम तक खींचती है जिससे हैंस को पूरी तरह से बिजली का झटका महसूस होता है, जबकि क्लेटन की चेतना को अंततः शांति मिलती है। उसके बाद अपनी बंदर की गुड़िया और अयंत्रण के साथ, जिसमें हैंस की चीख की याद के रूप में निशा संग्रहालय से बाहर निकलती है। कार में लौटने से पहले वह ऐसी कंप्रेसर से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकालती है जिससे वह काम नहीं कर सकता और आग लगा देती है। फिल्म के अंत में निश को अपनी मां के साथ बातचीत करते हुए पकड़ा जाता है, जिससे पता चलता है कि वे चेतना साझा कर रहे थे। निश अपनी मां के प्रसन्न आंसुओं के साथ निकल जाती है।